करने पड़े कि एटीएल है क्या। तो मैंने जो रिसोर्सेज इकट्ठे करे वो अटल इनोवेशन मिशन की साइट पे से किए। उस पे सारी हैंडबुक मिलती है आपको। आप लोग उस पे अटल इनोवेशन मिशन ये आप नोट कर सकते हैं aim.government.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जो चीजें आपको उस पे मिल रही है वो ऑथेंटिकेट होती है। मतलब नीति आयोग आपको ऑथेंटिकेट तरीके से सारी चीजें आपके जो अधिकार होते हैं, जैसे विपिन जी बात कर रहे थे। अभी तो आपने आपको ये नाम बोला वेबसाइट का, वो थोड़ा एक बार और बोल दें ये। aim.government.in लिखिए। हाँ। उसका पूरा नाम ये है अटल इनोवेशन मिशन aim.government.in। इस वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं अभी फिलहाल की स्थिति में उसमें ये है, जैसे डैशबोर्ड की बात कर रहे थे आप, डैशबोर्ड में कैसे फिल करना है, सारे उसमें वीडियोस पीडीएफ सब कुछ उसमें अवेलेबल है। ग्रांट की बात करें, ग्रांट का भी सब कुछ उसी पे आता है। और हम भी जो आपसे बात कर रहे हैं वो ही देख के बात करते हैं, अलग से कुछ हमको ऐसा कुछ प्रेरणा नहीं मिलती है। अटल इनोवेशन मिशन की साइट पे आप देखेंगे तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा जो भी अभी तक होना है। अब सफल एटीएल संचालन के लिए सबसे पहले तो आपको हैंडबुक पढ़ना चाहिए उसकी, कि एटीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब एटीएल जैसे चले हैं या जो भी आए हैं तो उसमें जब उसकी हैंडबुक आप पढ़ेंगे, हैंडबुक में भी दो वेरिएंट अभी आ चुके हैं, 2.0 3.0। 2.0 पहले का है, 2022 से पहले का है। 3.0 शायद से अभी आया है। तो उसमें सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव ही लिखा हुआ रहता है कि एटीएल लैब क्यों बने, उसकी स्थापना क्यों हुई। तो एटीएल लैब जो अपने इंडिया में आए हैं वो बेसिकली आए फैब लैब के कॉन्सेप्ट से। अब फैब लैब क्या है, यूएसए में आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स हमेशा ग्रेजुएशन के साथ में एक स्किल जरूर करते हैं। मतलब एक स्किल उनके साथ में, एजुकेशन के साथ में वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अपने इंडिया जैसा कल्चर नहीं कि पेरेंट्स को बच्चे को पढ़ा के और उसको पाल करके नौकरी लगाएंगे, ऐसा वहां पर नहीं है। वहां पर बच्चे क्या करते हैं, एक इंटर कॉलेज होता है 10th 9th 10th, इसके बाद बच्चे को खुद को अपना अर्न करना पड़ता है, उसी से उनकी पढ़ाई करते हैं। तो उनको एक स्किल सीखना बहुत जरूरी होती है। वो स्किल कुछ भी होती है, जैसे आप अपने प्लम्बिंग का काम देखें, वो छोटा काम होता है। अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति 12वीं तक तो उसको देखता ही नहीं है जब पढ़ाई कर रहा है, वो छोटा काम है, पर वहां पर उन लोगों को करना ही पड़ता है। प्लम्बिंग हुई, इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ, वहां के बच्चे जो होते हैं वो एक ना एक स्किल साथ में एजुकेशन के साथ में लेकर के चलते हैं। अब वो ये स्किल सीखते कैसे हैं, तो वो फैब लैब में सीखते हैं। मतलब बच्चों को स्टार्टिंग से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है जहां पर वो उनके दिमाग में जो खुरापाती आइडिया चल रहे हैं उनको मूर्त रूप वहां पर दे पाते हैं। अब फैब लैब जैसी अपने अटल टिंकरिंग लैब की जैसी सेम टू सेम, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक जो एक अलग अलग अपने सेक्शन होते हैं या वर्क स्टेशन बोले हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग वर्क स्टेशन होगा आपके इसमें। नई एटीएल जैसे आपके यहाँ पे लगी हुई है तो आपको ऐसे अलग अलग बैनर्स वहां पर आए होंगे, आए हैं क्या अभी? एक 3D प्रिंटिंग का वर्क स्टेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क स्टेशन होगा, एक सोल्डरिंग वर्क सोल्डरिंग होगा। ऐसे अलग अलग आपको 5-6 वर्क स्टेशन बनाने होंगे। तो हमारे यहाँ पे जैसे हमारे टिमरनी एटीएल लैब की बात करें तो टिमरनी एटीएल लैब कुछ इस तरीके का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखिए। तो हमारे यहाँ पे जो सफल एटीएल संचालित हो रही है उसका एक कारण ये है कि एक तो वो स्कूल के कैंपस में तो है पर जो मुख्य बिल्डिंग है उससे दूर है। तो उसका फायदा ये मिलता है बच्चे कभी भी इजीली वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर कोई भी ऐसा टीचर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है कि टीचर भेजेंगे तो। अब दूर होने से क्या है, बच्चा उसको इंटरेस्ट होगा तो बच्चा आएगा। खैर ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जैसे हम देखेंगे तो हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट का है। तो 2000 स्क्वायर फीट का हमारे पास क्यों है, क्योंकि 2016 में जब पहली बार एटीएल मिले थे तो उनकी कुछ गाइडलाइन आई थी कि आपको क्या क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एटीएल लेने के लिए। उसमें 2000 स्क्वायर फीट का आपके पास कम से कम एरिया होना चाहिए था। तो हमारा तो वही गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ है। तो इसलिए उससे फायदा क्या हुआ, अभी जो एटीएल संचालित हो रहे हैं वो एक कमरे में हो रहे हैं। बहुत जगह स्कूल्स में एक कमरे में एक हॉल दे दिया, उसमें संचालित हो रहा है। अब इसके लिए प्रॉपर एक अलग बिल्डिंग होना चाहिए थी। अब अलग बिल्डिंग के फायदे क्या क्या है, अलग बिल्डिंग होने से हमारे पास देखेंगे तो अब 2 हॉल है, 2 हॉल है, पीछे बेसिक एरिया है, छत हमारे पास हमारा सेपरेट है। अब छत सेपरेट होने से ये होता है हमको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है। अभी हमारे यहाँ पे सोलर का पूरा एक वर्कशॉप हुआ था। अब सोलर का वर्कशॉप आपको करने के लिए धूप की रिक्वायरमेंट तो होती है, नीचे आप कर नहीं सकते थे, बारिश के समय भी वो चीजें ऑपरेट नहीं होती हैं। तो हमारे छत पे हम कुछ भी पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज का फायदा हमको उसमें मिलता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे एटीएल लैब के। तो उसमें एटीएल लैब के फोटोग्राफ सबसे ऊपर आपको एक बैनर भी दिख रहा है। अब ये बैनर भी आपके एटीएल में सभी जगहों पे लगा हुआ होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो ये बैनर भी आपको अटल इनोवेशन मिशन की साइट पर मिलेगा विद इसका पीडीएफ और इसकी जो हाई क्वालिटी का जो इमेज होता है वो। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसको भी आपको साल में कम से कम एक बार तो आप चेंज करें। हाई क्वालिटी आपको
हाई क्वालिटी समझते हो ना? एचडी में आता है HD में, सारा। HD बनवाओ बढ़िया पीडीएफ सा। फॉर्म में आता है। पीडीएफ फॉर्म में आने से क्या होता है कि जब आप छोटे छोटे प्रतियोगिताएं वगैरह कुछ भी करवाते हैं तो इसमें आप इस चीज को यूज करिए। जैसे आपका जो बैनर दिख रहा है, बैनर में आपका इसका सिंबल भी है और सिंबल के साथ में कुछ एक आपको वो चित्र भी दिख रहा है। इस चित्र को अटल इनोवेशन मिशन जब आप उसकी हैंडबुक पढ़ेंगे तो वो ये बोलता है कि आपकी कुछ भी इवेंट है, कुछ भी प्रतियोगिताएं हैं, आप उसमें इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। सिंबल भी आपको दिख रहा है नीति आयोग वाला, नीति आयोग प्लस अटल इनोवेशन मिशन। इस सिंबल का आप उपयोग अपने एटीएल की गतिविधियों में कर सकते हैं। अब वो गतिविधियां क्या होंगी, जैसे आप बच्चों को कुछ विपिन जी ने जैसे बताया वर्कशॉप करवा रहे हैं, तो वर्कशॉप करवा रहे हैं तो उसमें आप जब सर्टिफिकेट, मान लो बच्चों को प्रोत्साहन में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, बच्चे कैसे जुड़ेंगे उससे? तो अब जब आप प्रोत्साहन के रूप में उनको सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आप इस सिंबल का उपयोग करिए। सिंबल का उपयोग करने के साथ साथ में ये बैनर भी आप डाल सकते हैं अटल टिंकरिंग लैब का। तो उसके फायदे ये हैं। अभी देखिए हमारे इसमें क्या हुआ, ये जब शुरुआत में आया तो इसमें कुछ लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है। अब इसमें लिखा हुआ ऐसा था कि इनॉग्रेशन लिखा हुआ था और यही बैनर हमारे जो बैनर बनाने वाले उनके पास में भी था। तो मेरा दिमाग ये गया कि ये जब बैनर आपने लिया है तो ये कोई मतलब आइडियल होगा कि आपको सबको एक जैसे ही रखते हैं। फिर मैंने अटल इनोवेशन मिशन की वेबसाइट को पूरा सर्च किया तो मुझे एक्चुअल इसका पीडीएफ मिला। उस पीडीएफ का मैंने फिर उसमें उपयोग किया है। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। इसमें थोड़ा इसको दोबारा खोलना है, इसको जो आप अभी खोले थे। हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है क्या? हाँ, जैसे हमारे पास अभी मेरे पास कुछ फोटोज और हैं लैपटॉप में हैं, तो हमारे पास इसके कुछ जो अटल इनोवेशन मिशन की मैंने वेबसाइट बताई उसमें आपको मल्टीपल पोस्टर्स मिलेंगे। हाँ। मतलब जो एक आइडियल आपकी लैब में होना चाहिए पोस्टर्स, वो पोस्टर्स आप लगा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जैसे जो नेशनल वर्कशॉप हुई है उसके पहले हमने पूरा उसको मॉडिफाई करके और पूरा रंग रोगन जिसको बोलते हैं वो हमारी दीवारों पे हमने भी फिर से किए, क्योंकि हमारे लिए 2016 में पहले राउंड में जो 257 लैब मिली थी, जो मोदी जी के साइन से 250 विद्यालयों को मिली थी, उसमें हमारी लैब थी। तो हमारा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना हो गया, तो अभी हमने उसको पूरा रिफर्बिश करवा के थोड़ा सा उसको अच्छे से व्यवस्थित किया है। इसमें आप देख रहे होंगे, देखो नीचे की ओर ध्यान दो। सर ने क्या किया, जे इनके 2 हॉल है ना, देखिए दोनों हॉलों के उनने अपने भारत के वैज्ञानिकों के नाम पर उनके नाम रखे हैं। देखो आप, यदि आपके 2 हॉल है ना तो दोनों हॉलों के आप नाम रखिए अलग अलग और भारतीय वैज्ञानिक पे। बैनर की मैं बात करूं तो बैनर में हाँ। हमको ये बैनर ऐसे सिर्फ टिंकरिंग लैब लिखा हुआ रहता है, उसमें हमने ऊपर विद्यावारिधि मध्य भारत प्रांत, ये हमारे जो प्रांत अलग से, विद्यालय है, हाँ। वो अलग से लिखवाया, नीचे हमारे स्कूल का ये दो चीजें हमने उसमें करवाई। तो समय थोड़ा सा अपना कम है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा स्पीड से करूंगा क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। तो एक सफल एटीएल के संचालन के लिए आपको कार्य योजना होना चाहिए। कार्य योजना मतलब वर्क प्लान। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक पूरा पॉइंट वाइज उसके नोट्स होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो साल भर की जैसे हमारी कार्य योजना बनती है, तो मेरे पास एक मेरी जो एटीएल लैब चल रही है उसकी कार्य योजना यहाँ बनी हुई है, पूरी हम हर साल बना लेते हैं। जनवरी में इसको बना लेते हैं कि हमको साल भर क्या क्या चीजें करनी है। जरूरी नहीं कि ऐसी एज इट इज पूरी फॉलो होती है, पर हमारे पास एक प्लान होता है हमेशा कि ये चीजें करनी है हमको, क्योंकि बीच में कई इवेंट डेट्स भी चेंज हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें हम उसको फिर आगे पीछे कर लेते हैं। तो आपको जैसे आपकी एटीएल को संचालित करने के लिए वर्क प्लान बनाना है, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जाइए उसके कैलेंडर पे, जो आपको अटल इनोवेशन मिशन की साइट पर मिल जाएगा। तो ये हर साल अप्रैल से लेकर मार्च तक का पूरा वर्क प्लान एक अटल इनोवेशन मिशन भी डालता है कि आप अपने आइडियली क्या क्या चीजें आपको करनी है। इसमें आपको 4 चीजें मुख्यतः दिखेंगी। देखिए इसमें 14 अप्रैल से है, 2023 का ये कैलेंडर है। उसमें 14 अप्रैल को आपको सबसे पहले 4 मुख्य इवेंट है जो आपको हर एटीएल को करना अनिवार्य होता है, पर एटीएल करते नहीं इसलिए उनको वो पिछड़ जाते हैं। एक तो आपको अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, इस दिन क्या करना होता है, एटीएल कम्युनिटी डे, ऐसा इन्होंने रिकॉग्नाइज डे को किया हुआ है। तो उस दिन क्या करना है आपको, जैसे पहले बताया कि एटीएल जो है वो नीति आयोग के फंडेड है, तो नीति आयोग तो सभी के लिए है। उसमें कम्युनिटी जो आपके दूसरे विद्यालय जहां पर एटीएल नहीं है उनके बच्चों को बुलाना है और विभिन्न दिन जैसे बताया वर्कशॉप करवानी है। तो एटीएल कम्युनिटी डे वाले दिन वो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आप दूसरे जो आपके क्षेत्र में दूसरे विद्यालय हैं उनके बच्चों को बुला करके कुछ भी एक एक्टिविटी करवानी है और उसको सेलिब्रेट करना है। उस दिन हो सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन के जो डायरेक्टर हैं वो भी उस दिन भाषण करें, तो वो लाइव कंसर्ट उसके चलते ही लाइव आपको जो चैनल है उनका अटल इनोवेशन मिशन का एक लाइव चैनल भी है, तो वो चैनल पे भी उनका कुछ आधे घंटे का प्रोग्राम रहता है, वो बच्चों को दिखाइए, कुछ एक्टिविटी करवाइए। इस तरीके से आप अटल एटीएल कम्युनिटी डे को अपन सेलिब्रेट कर सकते हैं।
और इसके फोटोग्राफ्स वगैरह आप रखिए। जैसे जब भी आपका डैशबोर्ड आप भरते हैं तो डैशबोर्ड के टाइम पर उसकी लिंक डालिए। तो एक तो भाई साहब ने बताया कि आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल होने से पहले आपको आपका फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। आप अपना पर्सनल मत बनाइए, आपकी एटीएल लैब के नाम से बनाइए। जैसे हमारे एसबीएम तिवारी के नाम से फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज में हमारी जो भी एक्टिविटी होती है डे टू डे या महीने में 2-3 एक्टिविटीज हो गई तो हम उसको उसमें अपडेट कर देते हैं। फिर कुछ अच्छा होता है तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसमें हाँ क्या कुछ पूछ रहे हैं, तो इसमें से आप कुछ चीजें निकाल सकते हैं। जैसे एक आपको अंबेडकर जयंती कम्युनिटी डे ये हमने निकाला हुआ है। उसके बाद चल के आपका 21 अप्रैल हो गया वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये आप उसमें कुछ करना चाहते हो वो निकाल सकते हैं। 4 मैं आपको साल भर के बता रहा हूँ, एक तो अंबेडकर जयंती, एक 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है, एक आपका 11 मई को आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 3 ये हो गए। चौथा आपका आता है आपकी एटीएल की एनिवर्सरी। जैसे एटीएल जिस दिन आपका रिकॉग्नाइज हुआ, जिस दिन आपने सेटअप किया, वो आप उसमें होना चाहिए। तो एटीएल की एनिवर्सरी आप सभी को सेलिब्रेट करनी है कि वो एक बड़ा इवेंट होता है कि आपका जब जिस दिन एटीएल आया उस दिन आप साल भर की पूरी चीजों को समराइज करें कि आपके साल भर में क्या आपका आउटपुट एटीएल लैब से निकल रहा है। तो उसी को देखते हुए हम लोग 4 मुख्य रूप से ये इवेंट बनाते हैं कि ये जैसे 26 अप्रैल को आया उस दिन आप कुछ चाहे तो कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अलग अलग मंथ पे अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये इसमें लिखा हुआ 1 मई को लॉन्च ऑफ टिंकरप्रेन्योर, ये बूट कैंप आता है। मतलब इनका जो कैलेंडर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल में सबसे पहले इनकी कुछ चीजें हैं, कम्युनिटी डे हो गया। फिर 1 मई को इनका लॉन्च हो जाता है टिंकरप्रेन्योर बूट कैंप। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आप जो एटीएल संचालित कर रहे हैं, बच्चे जुलाई अगस्त के बाद तो पूरे प्रतियोगिताएं चलती हैं। अब प्रतियोगिताओं के लिए वो चीजें सीखते कहां से? मैंने जैसे बीपीटी ने बात की कि ये आईएएसएफ हो गया, ये सारी चीजें हो गई। बच्चों को कुछ अलग से चीजें सीखने के लिए भी तो चाहिए। सीखने के लिए ये अटल इनोवेशन मिशन आपको प्रोवाइड करता है एटीएल बूट कैंप। तो बूट कैंप में गर्मी की छुट्टी में आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसमें करीबन इस बार में 37 स्किल्स थी। उन 37 स्किल्स को सेल्फ लर्निंग मोड के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अटल इनोवेशन मिशन कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करता है अलग अलग विषयों में। जैसे स्क्रैच कोडिंग हुई, आपका आर्डिनो सर्किट्स हुआ, वो बच्चे अपनी सुविधा अनुसार उसको सीखते हैं। 2 महीने तक ये प्रोग्राम पूरा चलता है और उसके बाद उसका एक फिनाले होता है। तो फिनाले में आपको अपने जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का ही उसमें अप्रोच रहता है। तो नई प्रोडक्ट को कम से कम आप उनको स्किल को अच्छे से सीख लें, ये उनकी अप्रोच होती है। तो ये 2-3 महीने में बच्चे सीखते हैं। तो सीखने के बाद आप उसमें जो अलग अलग प्रतियोगिता है उसमें जाते हैं। तो ये तो पूरा कैलेंडर हो गया। कैलेंडर आप आसानी से उसमें से निकाल सकते हैं या मैं भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पीडीएफ आप देख लें। तो उसके हिसाब से फिर हमने हमारा एक काम करना है, ये जो पीडीएफ है ना इसको ग्रुप पे डाल देना, सबको मिल जाएगा सीधा। तो ये तो इनका कैलेंडर हो गया। अब इनका कैलेंडर तो पूरा सभी स्कूल्स के हिसाब से ओवरऑल बना हुआ है, पर अपना जो विद्या भारती है उसके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो विद्या भारती मान लो आपके जुलाई अगस्त के महीने में कुछ पेपर वगैरह आ गए बच्चों के, नवंबर में पेपर हो जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ये वार्षिक कार्य योजना हमारी हिंदी में बना के रखी है। तो वार्षिक कार्य योजना में मैं जनवरी से आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो आपको जो भी अपने उचित लगते हैं उसमें से वो आप लोग उसमें डाल सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। क्योंकि विद्या भारती का मध्य भारत प्रांत का तो सभी का जैसे ही चलने वाला है शेड्यूल। परीक्षा यहाँ पे होगी तो आपके वहाँ पे होगी, तो हमारे यहाँ पे भी होगी। तो जैसे जनवरी में हम लोग क्या करते हैं, 7 और 8 जनवरी को हमारे यहाँ पे एक आविष्कार मैकेथॉन की प्रतियोगिता, जो आविष्कार हमारा वेंडर है तो वो एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं करवाता है हमारा। तो उसके लिए हमने 7 और 8 जनवरी ये 2023 में डेट्स रखी हैं, क्योंकि मैक्सिमम थोड़ा सा आगे पीछे होती है पर जनवरी के महीने में होती है, तो वो हमने उसके लिए रखा है। और 9 जनवरी को हमने रखा है एटीएल डैशबोर्ड फिलिंग के लिए। हर महीने की 9 तारीख के पहले 9 तारीख को हम लोग उसका डैशबोर्ड फिल कर लेते हैं। जो अपना एटीएल का डैशबोर्ड है वो हमने फिक्स कर रखा है, मतलब वो डे तक या तो हो जाए या उसके पहले कर ले। 9 तारीख तक हमारा हमेशा उसमें रहेगा। 15 आपकी लास्ट है, 15 लास्ट रहती है। 15 लास्ट रहती है, तो हम लोग 9 का इसलिए रखते हैं क्योंकि 10 को रखने में फिर वो इसमें डैशबोर्ड जो लोग फिल कर रहे हैं, जो नए फिल करने वाले, उसमें आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आप जब डैशबोर्ड फिल कैसे करेंगे वो तो अभी हम उस पे एक सेशन स्पेशल रखने ही वाले हैं। तो जब आप फिल करते हैं 15 तारीख तक आपको फिल करना है। 15 के बाद आपका वो हो जाती है क्लोज, पूरा जो वेबसाइट का जो लिंक है वो क्लोज हो जाता है, उसके बाद फिर सबमिट नहीं होता। और 20 तारीख को ये लोग उसका जो रिजल्ट है, मतलब उन्होंने जो इंस्पेक्शन किया उसको वो उस पे साइट पर दिखाते हैं और उसी के थ्रू आपकी जो एटीएल है उसको रैंकिंग मिलती है, गुड, एक्सीलेंट, ऐसे रैंकिंग मिलती है। उसके बारे में मैं आपको अलग से और पूरा बताऊंगा।
तो इसलिए हमने 9 तारीख रखी है। 9 तारीख इसलिए रखी है कि 9 से पहले अपने को करना ही है। 10 को इसलिए रखते हैं, 10 को कुछ भी अलग चीजें रहती है, काम भी रहते हैं, तो 9 तारीख हमने किसी फिक्स कर ली, उस तारीख तक हमको ये कंप्लीट करना होता है। अब जैसे फरवरी, उसके बाद फिर ये जनवरी का आ गया, जनवरी और फरवरी के महीने, इसमें आपकी प्रतियोगिताएं रहती हैं एटीएल मैराथन वाली। ये 2 महीने 2.5 महीने इवेंट चलता है, ये थोड़ा आगे पीछे होता है। जैसे अभी नवंबर में ही आ गया एटीएल मैराथन, और फरवरी से पहले क्योंकि वो अपने यहाँ पे एग्जाम वगैरह है, बोर्ड के भी एग्जाम है, सीबीएसई के भी एग्जाम है, तो ये 1 महीना आप ना पीछे हो गया इस बार। पिछली बार दिसंबर में आया था एटीएल मैराथन। पुराना वाला होगा ये। हाँ, ये क्योंकि 2023 से मेरा जनवरी से बना हुआ है। हाँ जनवरी 2023 से लेके मेरा जनवरी, ये दिसंबर 2023 तक पूरा बना हुआ है। मैंने उसको साल भर के हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कार्य योजना में किसी को दिखाना नहीं, तो अपने काम के लिए। मेन का कैलेंडर ये लोग तो अप्रैल में जारी करते हैं, जैसे इनने अब अप्रैल का है, तो अप्रैल से लेकर इनका मार्च तक का है। फिर उसके बाद जैसे मैंने ये रख लिया कि माह के अंत में हमारे यहाँ पे एटीएल की एडवाइजरी कमेटी, उसकी मीटिंग हम लोग हर 3 महीने में करते हैं, समीक्षा करने के लिए कि हमको किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों पे हमको काम करना है। तो एटीएल एडवाइजरी कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके वहां पर अभी आप लोग एटीएल इंचार्ज हैं, कुछ जगहों पे सहायक के रूप में भी किसी को रखा हुआ होगा। जैसे हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ के एटीएल की बात करूँ तो मैं उसका इंचार्ज हूँ। हमारे ऊपर एक कमेटी रखी हुई है, कमेटी में एटीएल का जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो होते हैं, 3 उसके सदस्य हैं। सदस्यों में एक कोषाध्यक्ष को रखा है जो स्कूल के पूरा कोष को संभालते हैं। कोषाध्यक्ष को रखने का मुख्य उद्देश्य भी वही है कि आपको कुछ अलग से एडिशनल चीजें करनी है, तो उनके नॉलेज में तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने उसको एडवाइजरी कमेटी को बनाई, प्रिंसिपल भी उस एडवाइजरी कमेटी में, ऐसे 5 लोगों की हमारी कमेटी। तो वो कमेटी की हम मीटिंग हर 3 महीने में उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। 3 महीने में भी हो जाती है, कभी कभी 5 महीने में नहीं होती है। तो वो अपने रिक्वायरमेंट में भी 5 लोगों को इकट्ठा एक जगह बैठाना, फिर उस पर बात करना, तो वो थोड़ी सी चीजें होती है, पर हम कोशिश करते हैं कि 3 महीने हमारी हो जाए, तो ये हमने उसमें डेट रखी है। फिर उसके बाद जैसे फरवरी का महीना आया, फरवरी में हमारे पास एक इवेंट आता है कोडेवर, ये सभी के लिए ओपन रहता है। फरवरी में ये जैसे अक्टूबर नवंबर का कमिटी आ जाता है, फरवरी में इसके सबमिशन की तारीख रहती है, तो हमने उसमें लिख दिया 10 फरवरी तक कि इसमें कोडेवर पे सबमिशन करना 2022 का, और ये हुआ भी फरवरी 10 फरवरी को इसकी लास्ट डेट निकल गई थी। क्या नाम है सर? कोडेवर, कोडीएवर, ये स्टेम पीडीएफ कंपनी है, एमएनसी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। और पिक्टोब्लॉक्स पे इनका पिक्टोब्लॉक्स एक सॉफ्टवेयर, जैसे स्केच कोडिंग जो लोग करते हैं वो जानते होंगे उसके बारे में, तो उस पे वो पूरे कोडिंग और बच्चों को एआई के रूप, एआई और उसमें कोडिंग में अच्छी इनकी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, उस पे बच्चे सीख सकते हैं जाकर के, और फ्री ऑफ कॉस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसमें कोडेवर में ऐसा है कि पूरे इनके एशिया, अफ्रीका, जहाँ पर भी इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, वहाँ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये कोडिंग का इवेंट होता है। तो उसमें हमारे यहाँ के फरवरी में हम लोग उसमें रखते हैं। अब फरवरी के बाद मार्च के महीने में क्या होता है कि एग्जाम्स आ जाते हैं, तो मार्च और अप्रैल बच्चे नहीं आते, उस टाइम पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उस टाइम पे हम लोग, हमको क्या क्या ट्रेनिंग्स करवानी है, हमारे लेवल क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए हम लोग उस पर काम कर लेते हैं। फरवरी के महीने में तो एग्जाम्स रहते हैं, करेंगे फरवरी मार्च में, तो उस टाइम हम लोग वो कर लेते हैं। जैसे हमने 18-19 फरवरी को इस बार रोबोट की ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा ली, तो ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई थी, तो उसमें कम से कम 25-30 बच्चे जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो लोग उसमें आए, तो शनिवार रविवार का रखवाई थी, जिससे कि मतलब बच्चों को उधर स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हमारे जो उनका उपयोग भी हो जाए, तो वैसा था। उसके बाद फिर मार्च में, फिर वही 9 मार्च को हमने एटीएल देशकोट दिल्ली का समय रखा हुआ है, और 10 से 20 मार्च के बीच में एटीएल मैराथन के प्रोजेक्ट जो बने थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और उनका सबमिशन की डेट रखी हुई थी। फिर अप्रैल के महीने में सबसे बड़ा इवेंट हमारा आता है कम्युनिटी डे वाला, वो हमको सेलिब्रेट करना ही है यहाँ, तो एटीएल का कम्युनिटी डे सेलिब्रेशन फिर 9 अप्रैल को डेशबोर्ड फिलिंग हो गया। उसके बाद फिर हमारा टीम का बूट कैंप आ जाएगा, तो अप्रैल, मई और जून इसमें हमारा बूट कैंप चलने वाला है। स्कूल की छुट्टियां हैं, बूट कैंप चल रहा है। बूट कैंप में ऐसा है कि बच्चों को स्कूल आना कंपलसरी नहीं है, वो तो ऑनलाइन मोड पे होता है, आपके मोबाइल में उसका एक ऐप आ जाती है, उस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे जो इनका सपोर्टिंग पार्टनर था वो किडेक्स था। किडेक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना करके, डैशबोर्ड बना करके दे देता है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह उसमें होता है, और बच्चों को सेल्फ लर्निंग मोड में उसमें वीडियो मिल जाता है, वो वीडियो बच्चे अपने देख सकते हैं। उसमें 37 स्किल्स हैं, मेरे पास अभी है, मैं दिखा दूंगा। उसमें 37 स्किल्स, उसमें आपकी स्क्रैच कोडिंग होगी, जिससे बच्चों को एनिमेशन पे काम करना है, या बच्चों को मोबाइल डिजाइनिंग के कोर्स में काम करना है, तो उसमें कुछ सेल्फ लर्निंग वीडियो होते हैं, 8-10 वीडियो होते हैं, उसके थ्रू बच्चा एक स्टार्टअप ले सकता है, मतलब कैसे उसको स्टार्ट करना है वो उसमें सीखते हैं। 3 महीने चलता है, उसके बाद उसका फिनाले हो जाता है। तो उसके बाद फिर अपना जुलाई का महीना आ गया। अब जुलाई में, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 में हमने प्लानिंग थोड़ी सी इसमें चेंज की। क्यों चेंज की है? क्योंकि अभी तक आपके पास कुछ भी ऐसा
सोर्स नहीं था कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। अटल टिकरिंग लैब का कोई भी सिलेबस अभी तक नहीं था, पर इस साल से उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है क्यूरिकुलम के नाम से। क्यूरिकुलम में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 में 6 से 8, उसके बाद लेवल 2 में 8 से 10 और लेवल 3 में 11 to 12। इस तरीके से इन्होंने पहला भी प्रयोग किया है कि आपको बच्चों को आप जैसे क्लासरूम में बुला रहे हैं तो उनको सिखाना क्या है, उन्होंने गाइडलाइन उसमें तय कर दी है। तो अब लेवल 1 में क्या क्या है, लेवल 1 में हम देखेंगे तो उनका पूरा उसमें तीन उन्होंने उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। ये देखिए इसमें 6 से 8 रहेंगे किलो अच्छे बस। हाँ 6 तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखेंगे तो पहला एक उसका चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पेपर सर्किट ये गोविंद नगर में ये लोग यूज कर रहे हैं। पेपर सर्किट से बच्चों को सर्किट के बारे में बताना, उसके बाद चल के इंट्रोडक्शन टू ब्रेडबोर्ड, फिर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। अभी आपको इसमें यह रहेगा कि 6वीं से 8वीं के बच्चे साइंस में पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन तो पढ़ते ही नहीं है, वो शायद से 8वीं के बाद इंट्रोड्यूस होता है, 9 10 में इंट्रोड्यूस होता है, या 7वीं 8वीं में भी कुछ नए सीबीएसई कोर्स में आ गया है। तो उनको बच्चों को पहले आपको बेसिक से ले जाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने को ये पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया है इसका। फिर उसके बाद दूसरा का जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स। ये सारे जो हैं आपके लैब में वर्क स्टेशन है, एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वर्क स्टेशन है, एक मैकेनिकल का है, उसके बाद 3D डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग का है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योर थिंकिंग। तो इस तरीके से उन्होंने उसको पूरा कैटेगराइज कर लिया। अभी 40-50 पेज की पीडीएफ है, आप इसको देख करके बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे बताना है, क्लासरूम में जैसे बच्चे आ रहे हैं घंटे 40 मिनट की क्लास में आ रहे हैं, तो उनको आप इस तरीके से उनमें इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ये मैंने बोला ना डेटा मेरा तो कुछ है ही नहीं उसमें, अटल इनोवेशन मिशन की साइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस मैं तो आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ उसमें ग्रुप, ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सारी चीजें। अभी क्या है ये थोड़ी कुछ का कुछ निकाल लेंगे तो एक बार इनको निकला हुआ मिल जाए, फिर निकालना सही जाएंगे बाद में। मैं उसमें ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ आपके पास जो भी हो वो डाल देना इनको। तो अभी जैसे इसमें इन्होंने सिलेबस डाल दिया, तो सिलेबस को आपको ऐसा कुछ भी नहीं रखा कि इसको कुछ को आपको कंप्लीट करवाना है, इसका पेपर लेना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। तो इसमें आपको ये फायदा हो गया कि आप एक अपने को ये मालूम पड़ गया कि आपको इस दायरे में कम से कम इतना तो कंप्लीट करवाना है। तो बच्चों के हिसाब से बनाया और एक्सपर्ट लोगों ने बनाया इसको, तो हमको ये आइडिया लगे। अभी क्या होता था कि बच्चों को आप आ रहे हैं, बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करना है वो अपने को कुछ आइडिया नहीं था, 6वीं से 8वीं का बच्चा आ रहा है तो उसको हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन्होंने एक सिलेबस पूरा उसका प्रॉपर बना दिया। अब जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो उसका पहला जो चैप्टर है उसमें पेपर सर्किट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, कैसे बनाना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया उसमें नीचे कि 1 मिनट में आपको ये एक्टिविटी करनी है, आइस ब्रेकर रखना है। उसके बाद नीचे उसमें आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड कौन-कौन से हैं, तो ये आप खुद से अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे मटेरियल आपको इसमें लिखा हुआ है, पेंसिल है, A4 साइज, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं, इजीली आपको आपके लैब में आप इजीली इसको अरेंज कर पाएंगे। फिर उसमें आपको कौन सी एक्टिविटी कितने-कितने मिनट में करवानी है वो भी लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल है, एक बल्ब लिया, उसको आपने बैटरी से लगाया, उसको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को समझाने के लिए, ठीक है। फिर उसमें इक्विपमेंट्स, ब्रेडबोर्ड, उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर, ये सारी चीजें आपके लैब में आपको मिल जाने वाली है। मतलब क्योंकि उन्होंने बनाया है, तो इससे पहले देखो आपको एक चीज और बता देता हूँ कि उससे पहले आपको क्या दिया उन्होंने, इक्विपमेंट मैनुअल दिया है। जो नए लोग आए हैं तो उसमें पहले इक्विपमेंट मैनुअल उठाएं और सारी चीजें मैच कर लें, इतनी चीजें अपने पास है कि नहीं। ये देखिए, ये भी अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से आया हुआ है इक्विपमेंट मैनुअल, मतलब कितने इक्विपमेंट्स आपकी लैब में होना चाहिए अलग-अलग स्टेशंस के हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर्स के लिए। इतनी चीजें आपके पास में एटीएल लैब में आपको मिलती ही होंगी, सभी के एटीएल लैब में ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम परचेसिंग जब करते हैं तो गाइडलाइन के हिसाब से करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप ये लिस्ट भी पूरी देख सकते हैं कि आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए क्या-क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेजरमेंट टूल्स आपके कौन-कौन से हैं, ये आपके पास पूरे होना चाहिए। इससे आपको आपका स्टॉक चेक करने में भी सुविधा हो जाएगी कि आपके पास कौन-कौन सी चीजें अवेलेबल है, कौन सी चीजें चल रही है, कौन सी चीजें नहीं चल रही है। तो ये देखो रुकना ही मत, वो देखो लास्ट में क्या लिखा है, सेफ्टी ग्लव्स पेयर, सेफ्टी मास्क सबसे नीचे, सेफ्टी गूगल्स, सेफ्टी ग्लव्स, हाँ ये पता है आप क्या रखे होंगे, देखना आप किट में होंगे। अभी हमारे यहाँ सब मिला, सब रखा है, हाँ वही गूगल्स है। ग्लव्स भी होंगे, मास्क भी है, अपने गॉगल्स भी है। ये एक्चुअल में P1, P2, P3 और P4 नाम से पैकेजेस आते हैं। यस यस, उसमें नीचे ये आप तो ये मेनू पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या इनका उपयोग करो ना सड़ जाएंगे। लिखा हुआ भी है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है,
उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं। मेरे हिसाब से कोई साइंस ग्रेजुएट, जैसे मैंने इनसे पूछा था, साइंस ग्रेजुएट जो है वो इतना देख के तो आसानी से कर ही लेगा, ठीक है। तो जैसे आप ये देखो, ये आरजीबी एलईडी है, सब चीज उसमें लिखी हुई, कॉमन कैथोड क्या है, कॉमन एनोड क्या है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बच्चों को बतानी है। ये देखिए ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड में सर्किट एरिया कौन सा है, उसके पावर रेंज कौन सी है, सब चीज तो उसमें लिखी हुई है और बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। सेफ्टी मेजरमेंट क्या रखना चाहिए, कॉमन एप्लीकेशंस क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या है, सब चीजें इसमें अवेलेबल है। ये देखिए, तो इससे क्या फायदा होने वाला है, आपके पास जो सामान है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डीप नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये लेवल 2 है, लेवल 2 में थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन जैसे इसका आप देखेंगे कंटेंट, तो इसके कंटेंट में अभी थोड़ा समय अपने पास कम है, इसको मैं जल्दी जल्दी ही करूंगा। तो ये सब मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप ग्रुप पे सब कुछ देख लेंगे। अब तीसरी एक चीज क्या, लेवल 3 देखना है। हाँ, उसको ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी लोग इसको भूख नहीं नहीं, खाने वाला हो गया। यहाँ पे थ्योरी का पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, तो वहाँ हाँ, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मैंने सही प्रकार के इक्विपमेंट मंगाए हैं। हाँ, 2-4 महीने काम दे देंगे आपको, आप करते रहेंगे। ऑनलाइन भी करेंगे अपन अब वर्कशॉप। सबसे पहले तो आप इसका प्रिंट निकाल करके इसकी बुकलेट बना करके अपने पास रखिए, उसको समय समय पे उसको पढ़ते रहिए, आपको चीजें आसानी से मिलती रहेंगी। ये देखिए डिजाइन एंड इंटरनल, इसमें सबसे आखिरी में जो है ना, इनका अभी तक लेवल 3 में बच्चे कौन से आएंगे? इसमें 10 से ऊपर वाले लेवल, हाँ 11-12 ये इन्होंने ऐसा लेवल दिया है, मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट भी किया है कि अब जो बच्चे जैसे इंटरनेट थिंग्स की बात करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स IoT आ गया, IoT आ गया। उनका नियम क्या है, तो बाद में जाके बच्चा सीखता है, उसी के लिए सूटेबल है। छोटे बच्चों को आप पढ़ाने जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ कर देगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी 6 to 8, 8 to 10, 10 और 11 12 ऐसे उसको कैटेगराइज किया। अब देखेंगे ना इसका, आपको ओम लॉ, मल्टीमीटर, पीसीबी, आप बच्चे ने ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे 11वीं में जाके बच्चा ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ता है, तभी वो इससे रिलेट कर पाएगा। अभी थोड़ा आप देखेंगे, सर दिखा रहे हैं ना, वो सेकंड नंबर पे लिखा ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इसी पर मोबाइल से ही लाइटें जल जाती हैं, कहीं से भी दुनिया किसी कोने से, उस पर लिखा ना ESP32, यही आता है नोड MCU, इसी पे काम चलता है ये। हाँ, इसकी जो आईसी आपके वहां पर गई होगी, पक्की बात है, बॉक्स में गई आगे आईसी हमारे लिए आपके नोड एमसीयू छोटी-छोटी उस पे काम भी किया है। वेंडर के ऊपर सबसे बढ़िया तो मैंने आपको जो इक्विपमेंट की लिस्ट बताया, बस चीजें हैं कि वेंडर बहुत जरूरी है। अगर नोड एमसीयू ऑनलाइन है, वेंडर से खरीद लो तो कोई इशू है नहीं, उसमें खरीद सकते हैं, पर वो बिल जो है ना आपका, वो फिर उसमें आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब आपके जो यूसी में नहीं, यूसी में नहीं आएगा वो। प्रॉब्लम क्या होती है आपको, जैसे एक तो टॉपिक ही अपने आप में इतना बड़ा है, जिसको आप किसी चीज को आप उसमें यूसी में डाल सकते हैं, किसी चीज को नहीं डाल सकते, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको जेम से परचेस करना है, जेम पोर्टल में जो रजिस्टर नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि नोड MCU इनका आया होगा ना लैब में, आया नहीं है क्या? इनको क्या 2 साल हो गए इसमें। अगर सुनो, पहले हम बता रहे हैं आपको, अगर कुछ भी आपका कोई भी इक्विपमेंट नहीं आया, उसकी एक अच्छा उपाय ये है कि जिस वेंडर के माध्यम से आपके इक्विपमेंट आए हैं, सामान आया है, आप उसी से परचेस करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूसी में जाएगा आपका, यूसी बनाएगा आपका, फिर वो सबसे बेस्ट हम यही करते हैं। अभी वुड वर्किंग एक ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, लकड़ी वाला है। तो वुड वर्किंग में अपन इसको देखते हैं थोड़ा सा 71 नंबर पे। अब मालूम से वुड वर्किंग में क्या है, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से उनको तो पता होगा कि वो सबसे पहले उनको वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर में ले जाते हैं, वुड पे काम करना सिखाते हैं, पूरा जॉब वगैरह बनाने के लिए वो करते हैं। तो वो इसी में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। देखिए ये तो वुड वर्किंग में ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी स्टिक से छोटी-छोटी चीजें बनाएंगी, कौशल विकास कह सकते हैं इसे, ये एक्चुअली कौशल विकास। तो कल जाएंगे ना वहां पे सुंदरलाल खुशीलाल शर्मा जो क्या नाम से वो है, व्यवसाय शिक्षक है, व्यवसाय शिक्षक है, उसमें आपको इस तरीके की चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी। देखिए इस तरीके के छोटे-छोटे इनको कार्ड शीट्स बनाने के लिए, या कैसे उसको यूज करना है, कार्डबोर्ड या जैसे भी आप देख रहे हैं छोटे-छोटे स्ट्रक्चर है ये देखिए स्टिक से बनाया हुआ है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद चल के जो मैंने आपको कैलेंडर बनाया, कैलेंडर के हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको कि अपनी जो एनिवर्सरी, एटीएल की एनिवर्सरी आप बना रहे हैं, तो एटीएल की एनिवर्सरी वाले दिन क्या कीजिए आप कि उस दिन किसी भी गेस्ट को बुलाइए जो साइंस फील्ड से रिलेटेड हो, और उसके
उसके बाद आपके जो अचीवमेंट्स है साल भर के, जो बच्चों ने काम किया, वो आपको रखना पड़ता है उसमें। तो वो रखने से क्या होता है कि जैसे मेरी पीपीटी मैंने रखी, पूरा कार्यक्रम बनाया, उसको पूरा रिकॉर्डेड किया, फेसबुक पे उसकी लिंक डाली, और वही लिंक मैंने उसमें डाल दी। तो उससे क्या होता है कि आपका जो अटल इनोवेशन मिशन है वो आपको पूरा शॉर्ट आउट कर सकता है कि हाँ, साल भर आपने जो काम किया है वो आपके उसमें एनिवर्सरी वाले प्रोग्राम में भी दिख रहा है, और आप उसके प्रूफ भी टाइम टू टाइम डैशबोर्ड पे अपलोड कर ही रहे हैं। उससे तो डबल फायदा होता है। अभी जैसे कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। मेरा एक क्वेश्चन था चेतन जी, जैसे आपने अभी जो बताया है अपना पूरा प्रोग्राम साल भर का, पूरे वर्ष का, तो इसकी आपके पास पीडीएफ होगी इसकी एक? हाँ, इसकी मेरे पास पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप पे, तो ये अपना उसकी मतलब आप कॉपी मत करना, आप उसके अकॉर्डिंग आप भी तैयार करिए, क्योंकि क्या है, जैसे मैंने बनाई है, सबसे बेस्ट आइडिया मिल जाएगा ये इससे मेरी आपको। सुविधा के हिसाब से मैंने बनाई। हाँ। मतलब उसमें जो कॉमन, आपको कॉमन चीजें क्या रखनी है, मैंने 4 चीजें आपको कॉमन बताई। हाँ, कुछ तो कॉमन है। जो मतलब मैं 5-6 ऐसे एक काम करूंगा, मैं उसमें जो 5 इवेंट आपको सेलिब्रेट करने के रहते हैं वो आप मैं अलग ही लिख दूंगा उनको, तो उनको अपने कार्य योजना में रखिए, फिर अपनी सुविधा अनुसार उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी देखिए इसमें जो हमारा अभी 6th एनिवर्सरी हम लोगों ने एटीएल लैब की बनाई है, तो उसमें हमारे साल भर के अपने अचीवमेंट्स के लिए पीपीटी उसमें रखी है। तो वो अचीवमेंट के हिसाब से मैं जितने इवेंट मेरे हुए कार्य योजना के हिसाब से वो आपको सारे इसमें दिखा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो विजन डाला मैंने उसमें, एटीएल का विजन। अब विजन भी कहाँ मिलेगा आपको, एटीएल के हैंडबुक में मिल जाएगा। एटीएल के हैंडबुक की पहली जो इंट्रोडक्शन लाइन है उसमें आपको विजन मिल जाएगा, क्यों बनाया हुआ है, एटीएल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फेबलैब के कॉन्सेप्ट से आया, यूएसए के, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। फिर इनके जो मिशन डायरेक्टर है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, उनका पूरा उसमें लिखा हुआ है। मोदी जी का उसमें एक पूरा एक पेज पर उन्होंने उसका विजन लिखा हुआ है कि उनका क्या मतलब इसको बनाने के पीछे, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद चलिए मैंने अचीवमेंट्स पूरे डाले हैं 2022 जुलाई से लेकर के 2023 तक के, जो हमारे एटीएल ने अचीवमेंट्स लिए हैं। तो ये सारे उसमें कम से कम 15 से ऊपर अचीवमेंट्स हैं। ये तो बड़े बड़े इवेंट हैं जो मैंने इसमें कवर किए हैं, छोटे छोटे इवेंट तो उसमें डाले ही नहीं है। तो पहला इवेंट जैसे हमको जो एटीएल ऑफ मंथ की बात करते हैं, एटीएल ऑफ मंथ आपको कैसे मिलता है, वो आप टाइम टू टाइम अपना डैशबोर्ड फिल करते रहेंगे 6 महीने तक, तो अटल इनोवेशन मिशन आपको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, आपकी जो एटीएल लैब है वो ठीक से संचालित हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको ये एटीएल ऑफ द मंथ का टाइटल मिलता है। ये हर स्कूल का अधिकार है, उसमें आप डैशबोर्ड टाइम टू टाइम फिल करेंगे, आपकी एक्टिविटी उनको लगता है रिकॉग्नाइज वो कर रहे हैं कि हाँ, आपका विद्यालय ठीक से, आपका एटीएल ठीक से काम कर रहा है, तो एटीएल ऑफ द मंथ का टाइटल तो देते हैं। अब हमारे को ये तीसरी बार मिल चुका है, मतलब हर साल मिलता रहता है इसमें। बीच में 2 साल कोविड में उन्होंने ऐसा कुछ उसको ज्यादा किया नहीं था, गतिविधि सभी की रुकी हुई थी, तो उस समय पे नहीं मिला, बाकी अभी तक पूरे मिले हैं। तो इस तरीके से नाम आते हैं, स्टेट वाइज नाम आते हैं, उसमें आपका एटीएल का कोड आता है। तो एक तो अचीवमेंट ये है। उसके बाद फिर दूसरा अचीवमेंट हमारा ये आया था कि जैसे मैंने मैराथन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। जो मैराथन इनकी प्रतियोगिता है वो फ्लैगशिप इवेंट है, मतलब एटीएल लैब आप चला रहे हैं तो आपको कुछ करें ना करें एटीएल मैराथन में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, और उसी में बहुत सारे एटीएल छूट जाते हैं, तो फिर उनका रिकॉग्निशन उनको मिलता नहीं है, क्योंकि एटीएल आपको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, पहचानेगा कैसा कि आपका एटीएल चल रहा है, वो इस तरीके की प्रतियोगिताओं के माध्यम से मिलता है। तो एटीएल मैराथन में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, पहले तो जैसे बताया मैंने, पहले वो ये होता था कि आपने आपका मॉडल लेकर के आप फिजिकली वहां पर जाते थे जहां पर उनका इवेंट होता था। अब क्या हुआ है, अब आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए 3 मिनट का, उसकी लिंक को आप अपलोड कीजिए आपका जो भी यूट्यूब चैनल है उस पर, और उस लिंक को आपको एक गूगल फॉर्म मिलता है, उसमें फिल कर करके सबमिट करिए। सबमिट करने पर इनका फिर रिजल्ट आता है। जैसे ये इवेंट होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस बीच में कभी भी हो जाएगा, 2-2.5 महीने का समय मिलता है। उसमें आपको जितने आप मॉडल बना सकते हैं, जितने आप चीजें स्किल सीख सकते हैं, उनको सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो टॉप 300 की लिस्ट आती है, तो हमारे पास 2020 में टॉप 350 में हमारी एक टीम गई थी, मास वेंडिंग मशीन हम लोगों ने बनाई थी, वो गई थी। तो टॉप 350 में आने के बाद क्या हुआ, उनको 1 महीने का एसआईपी प्रोग्राम मिला, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम या स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम, उसको अलग-अलग अपने हिसाब से उसको बोल सकते हैं, एसआईपी मिला। तो एसआईपी 1 महीने का प्रोग्राम था, उन्होंने जो मॉडल बनाया था उसको अपग्रेड करने के लिए हमको टेक्निकल सपोर्ट मिला गुजरात यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर से। इंक्यूबेशन सेंटर इनके अलग-अलग जगहों पर, जैसे एक गुजरात में बना हुआ है, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी इंदौर में भी इनका इंक्यूबेशन सेंटर बना हुआ है। मतलब वहां पे आपने कुछ भी चीज प्रोटोटाइप बनाया है तो उसको आपको गाइडलाइन के लिए एक एक्सपर्ट मिल जाता है वहां से। तो 1 महीने की ट्रेनिंग हो रहती है, ऑनलाइन मोड में हुई। उसके बाद फिर से आपने कुछ मॉडल को अपग्रेड किया, फिर वही प्रोसीजर पूरी फॉलो की, वीडियो बना करके अपलोड किया, फिर उसके बाद वो टॉप 30 की टीम निकालते हैं।
और जो टॉप 30 टीम होती है पूरे इंडिया लेवल पर, उसको उन्होंने पूरा शॉर्ट लिस्ट किया। उसमें हमारा एक मॉडल फिर से सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने से हमको साल भर का प्रोग्राम एससीपी मिल गया, सीड इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भी इसको बोल देते हैं, एससीपी बोलते हैं इसको। वो एसआईपी है, ये एससीपी है। तो एससीपी में क्या होता है, आपको फिर पर्टिकुलर एक कोई भी जो स्थापित इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, या कंपनी भी हो सकती है या कुछ भी इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, वो आपके कुछ बच्चों को प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू प्रोटोटाइपिंग पे कैसे काम करना है, आपके जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मतलब कोई मॉडल बनाया आपने, उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, फिर उस प्रोडक्ट को स्टार्टअप के रूप में कैसे स्थापित करें, वो करना पूरा सिखाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया में हमारे यहाँ से लास्ट टाइम को एससीपी मिला। 6 बच्चों को हमने नॉमिनेट किया। डसॉल्ट सिस्टम, आप सभी ने नाम इसका सुना हुआ होगा। डसॉल्ट सिस्टम वो कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, जो राफेल विमान बनाती है और 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में ये काम करती है। पुणे में इसका ऑफिस है। इसके सारे ऑफिसेस पुणे, यूएसए, ब्राजील सभी जगहों पर है। 6 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया और एक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर हमको इसमें 1 साल का एक्सेस मिलता है यूज करने के लिए। तो 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम उसमें कुछ भी सॉलिड वर्क पे काम कर सकते हैं। अलग-अलग थीम देते हैं ये। जैसे हमको उसमें 5 थीम थे, रूरल इकोसिस्टम, उसके बाद चल के आपका एक था बायोमिमिक्री, ऐसे अलग-अलग थीम रहते हैं। थीम के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। थीम आपको चुनते समय ये देखना है कि आपको जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आपको एक स्टार्टअप के रूप में भी ले जाना है। स्टार्टअप मतलब आप जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट रेडी है या नहीं। तो जैसे हमने इसको बनाया था, तो हमने उस टाइम पे काउडंग पेपर बनाया था, क्योंकि हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल सकता है, आपके सेंसर को खरीदने वाला वहां पर नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमारे यहाँ पे केटल्स बहुत सारे हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है तो किसान बहुत सारे हैं। किसान को कैसे उसको स्टार्टअप को हम स्टार्ट करें और प्रोडक्ट क्या बनाए, तो हमने क्या किया कि एक गाय के गोबर से पेपर बनाने का प्रयास किया। उसमें 50% फाइबर रखा, 50% हमने यूज्ड जो पेपर होते हैं उनको रखा, तो उससे हमने पेपर बनाया। वो हमारा इसमें प्रोजेक्ट था। और वो बच्चों, ये जो 6 बच्चे दिख रहे हैं, इन लोगों ने उसको मई में इसका फिनाले हुआ था, वो सबमिट किया। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे टॉप 12 में नहीं आ पाए, पर हमारा तो पहली बार ही प्रयास था। अब इसमें पूरे इंडिया से टॉप 100 स्कूल्स को उन्होंने चुना डसॉल्ट सिस्टम में। तो टॉप 100 स्कूल्स में ऐसे स्कूल्स थे जो जिन बच्चों की फीस ही कम से कम 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर होगी। वो बच्चों के साथ हमारे बच्चों ने फाइट करके कम से कम जोनल राउंड तक ये लोग बच्चे गए। अब इस बार हमको फिर से मिला हुआ डसॉल्ट सिस्टम की तरफ से, तो उसमें अलग-अलग थीम है, उसपे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैराथन करने से आपको ये फायदा है कि आपके बच्चों को फिर ग्रांट मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे बीपी जी ने बोला कि बच्चों को एक फंड के भरोसे हम नहीं रह सकते, तो अब जैसे एससीपी है, सीड इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, इसमें हमको ग्रांट मिलती है अलग से बच्चों को तैयार करने के लिए, बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिए, और इंटरनेट के लिए भी हमको वहां से मिलता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे एटीएल लैब जो है, वहां पर इंटरनेट के लिए हमको डसॉल्ट सिस्टम की तरफ से मिला हुआ है, पैकेज मिला हुआ है। 21,500 की ग्रांट मिली हुई है। उसमें साल भर का आपका इंटरनेट फ्री होता है, और जो भी आप प्रोडक्ट के लिए आपको जो भी नेसेसरी नीड्स हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो एक ये अचीवमेंट था। उसके बाद हमारा जो मास शेडर मशीन, जो भाई साहब ने बात की थी, मालक इंस्पायर अवार्ड जो होता है, वो हमारा ये स्टेट लेवल तक गया था। और इस मास वेंडिंग मशीन को बनाने के लिए हमको आईआईटी इंदौर से हेल्प मिली थी। 10,000 रुपए की हमको उसमें ग्रांट मिलती है, बच्चे के नाम से आती है, बताया था भाई साहब ने। तो हमने आईआईटी इंदौर के थ्रू इसको बनवाया था। तो आप देख रहे होंगे ये मशीन पूरी वहीं से बन करके आई है। मास शेडर एक्चुअली में कोविड के टाइम में हम लोगों ने जब बनाया था, तो मास शेडर मतलब मास उपयोग तो बहुत सारे होते हैं, पर उनका शेडिंग, उनको डिकम्पोज करने के लिए कोई भी ऐसा हमारे पास उपलब्ध साधन नहीं था। तो ये हमारा मास शेडर है। इसमें हमने यूवी लाइट्स का उपयोग किया है। पहले तो उसको शेड करके बारीक कणों में वो उसको तोड़ देगा, मास शेडर जो मास का उसको, और उसके बाद यूवी लाइट्स उसमें डाल के उसको ट्रीटमेंट करके उसको आप डिकम्पोज आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारी मास शेडर मशीन थी। तो ये हमारा एक मानक इंस्पायर अवार्ड लास्ट ईयर बच्चा गया हुआ है। उसके बाद एक जो इवेंट आता है वो एनसीएससी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। ये गवर्नमेंट का इवेंट है, मतलब अटल, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपके अटल टिंकरिंग लैब है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें कोई भी इसको पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, उनके ऑफिस के थ्रू ये इसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डेफिनेटली मध्य प्रदेश के सभी उसमें ये लेटर जाता है। तो ये पता आपको करना पड़ेगा कि इवेंट कब होने वाला है। जैसा कि हमारे यहाँ पे अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर में ये इवेंट हो चुका है। उसमें हमारे यहाँ के बच्चा, एक जो बच्चा था वो स्टेट लेवल पर इसमें गया था, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। ये वहीं पर छतरपुर में जो इवेंट हुआ था उसका है। फिर उसके बाद जैसे हमारा जो एवीएम वेंडर है, एवीएम इन्फोटेक करके हमारा वेंडर है, इंदौर का वेंडर है। तो आविष्कार एक कंपनी है, आविष्कार के थ्रू, आविष्कार के अंदर ही एवीएम इन्फोटेक काम करता है। उनका ब्रांड नेम आविष्कार है।
कंपनी का नेम है एवीएम इनपुट है। तो वो भी एक साल भर में एक इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज करता है रोबोटिक्स के क्षेत्र में। उसको एक तो आईआरसी बोलते हैं, रोबोटिक्स चैंपियनशिप, और उसके बाद हैकेथॉन। हैकेथॉन कभी कभी मैकेथॉन के नाम से भी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हैकेथॉन में क्या होता है, आप जो मॉडल बना रहे हैं वही सेम उसी तरीके का पूरा प्रोसीजर रहता है, पर वहाँ पर फिजिकल राउंड होता है उसका, और उसमें भी थीम्स होती है। तो हमारी ये जो एक लाइन डिस्ट्रिक्ट थी वो नेशनल लेवल पर टॉप 3 में गई है। तो ये जो आविष्कार के सीईओ हैं उनके साथ ये फोटोग्राफ्स है। लास्ट ईयर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ये इवेंट हुआ था। तो ये उसी की झलकियां हैं। पिछला वाला कौन सा कॉम्पिटिशन एनएससी ये एनसीएससी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। ये ऐसा होता है जैसे 2022 का 2023 में भी हमने पार्टिसिपेट किया, और हमारे यहाँ के दो टीम जो गई है सीनियर जूनियर लेवल पर, वो स्टेट के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बच्चे विदेश तक खेलते हैं और तो और। हाँ, मेरे यहाँ से खेला था बच्चा। अपॉर्चुनिटी ये मिलती है आपको कि एक तो ये गवर्नमेंट का इवेंट है, इसके सर्टिफिकेट भी आप देखेंगे तो इसमें आपको बच्चों को भी मिलता है, जो आपका टीचर है उनके नाम से भी सर्टिफिकेट आता है, और आपके प्रिंसिपल के नाम से भी जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाता है ये पूरा। तो सबको मिलता है। ग्वालियर में है साइंस काउंसिल, उसके थ्रू ही जाता है। तो बड़ा इवेंट है। तो ये तो आपके मैराथन का जो इवेंट होता है वो आपका एटीएल का है पर्टिकुलर, आपको उसमें नॉन एटीएल के बच्चों के लिए भी खोल दिया है। और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि वो पूरा गवर्नमेंट उसको, उनका एक पायलट प्रोजेक्ट था वो सफल हो गया है समझ लो। तो वो हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इसका सब कुछ पूरा ऑर्गेनाइजेशन करना ही वाला है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं, और डेफिनेटली इसकी गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आने वाली है, आएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल्स में वो रखेंगे तो किसी एक टेम्परेरी टीचर के भरोसे तो नहीं चलाएंगे। सर्टिफिकेट तो उसमें ही मिलता है इंस्पायर अवार्ड में भी टीचर को। तो उसमें अपने लिए बेनिफिट ये है कि हम 1-2 साल में जो सीख रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट जिनको मिल रहे हैं, वो हमारा उसमें एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो एक ये प्रतियोगिता है। उसके बाद चल के जो रेटिंग मिलती है, मैंने आपको बताया डैशबोर्ड को, आप इसको 3 से 4 महीने कंटिन्यू करके देखिए, आपको इस तरीके से आपके इसमें बैंड दिखने लगेगा। देखिए एक तो स्कूल का नाम आ जाएगा ऊपर, और ये हर 20 तारीख को ये रिलीज करते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है डियर स्कूल यू आर, ये जो आपका 15 तारीख को आपको 15th ऑफ एवरी मंथ, 20 तारीख को हम इसका रिजल्ट देंगे। ये इंटरनल चीजें हैं, आप उसको डैशबोर्ड को अच्छे से देखते होंगे, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। तो हमने बस इसी टैगलाइन को पकड़ लिया, और हम बस 15 से पहले वो सबमिट करने लगे, और 20 तारीख को देखने लगे, तो हमारा ये बैंड आना स्टार्ट हो गया। अभी जैसे स्कूल का स्टेट परफॉर्मेंस हमारा एक्सीलेंट चल रहा है, एक्सीलेंट टॉप रेटिंग है, और स्कूल का नेशनल परफॉर्मेंस बैंड, उसमें हमारी गुड रैंकिंग चल रही है। ये रेगुलर हमारी मेंटेन है। और इसको हमने स्टार्टिंग में 2 बार, तो हमारे जो हमने एक नोटिस बोर्ड बनवा रखा है, हर महीने की जो एक्टिविटी होती है, बच्चों के फोटोग्राफ्स होते हैं, वो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम लोग हर महीने लगा ही देते हैं। तो उसमें हमने 2 बार लगाया, फिर हम लोग कंटिन्यू ये मिलने लगा, फिर वहां से हटा दिया इसको कि कंटिन्यू इसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के साथ हमने उसको एक कार्य योजना में जोड़ दिया कि लोगों को हमको फिल करनी है। तो उससे आपको ये फायदा भी मिलता है। जैसे ये फरवरी 2023 का है, तब से हमारा मेंटेन है। उसके बाद एक जो इवेंट आता है आविष्कार, जो हमारा वेंडर है, वो स्टेट लेवल पर भी पिछले साल तक अलग अलग मंथ में एक्टिविटीज करवा रहा था। तो उन्होंने गणेश चतुर्थी थीम पे आपको एक रोबोटिक्स का कुछ भी एक मॉडल बनाने के लिए दिया था। उसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो रोबोटिक्स किट से गणेश जी बनाए। इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बस इसका वीडियो भी है। तो उसमें भी हमारे यहाँ के बच्चे मंथली एक्टिविटी में टॉप 3 में ये बच्चे रहे थे। उसके बाद जो मास प्रिंटिंग मशीन थी, वो हमारी टॉप 30 प्रोडक्ट में, हमारे टॉप 30 प्रोटोटाइपिंग में उसमें सेलेक्ट हुई थी, शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो एआईएम की तरफ से उसको कॉफी टेबल बुक में उसकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है, बच्चों ने कैसे बनाया, मोटिवेशन कहाँ से मिली, बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आई, उन्होंने सर्वे क्या किया, उस तरीके से एक इंटरव्यू टाइप का उनका बच्चों का हुआ। और वो कॉफी टेबल बुक जो है वो प्रधानमंत्री के टेबल पे जाती है, क्योंकि नीति आयोग इसको पब्लिश करता है। तो बच्चों के इनोवेशन और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज इसमें कवर होती है। तो ऐसे जो टॉप 30 प्रोडक्ट थे उस समय के, उनकी स्टोरीज को उसमें स्थान मिला। तो ये हमारे वहाँ के बच्चों का उसमें इंटरव्यू, और इनका इंटरव्यू भी नीति आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो स्पोक पर्सन थे, जो इसका काम देख रहे थे, उन्होंने बच्चों से पर्सनली बात की। मतलब उसमें मुझे घटा दिया कि बच्चों से हम डायरेक्टली बात करेंगे, बच्चों ने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, बच्चों ने क्या बात की, तो मुझसे अलग इस संबंध में पूरी उन्होंने चर्चा की, और उसको स्टोरी के फॉर्म में इस तरीके से उन्होंने कॉफी टेबल बुक में, ये भी लास्ट ईयर पब्लिश हुई 2022 में, 2020 का था, 22 में पब्लिश हुई है। पर अब ये चीजें कंटिन्यू रेगुलर चलने वाली है। जैसे टॉप 400 टीमें सेलेक्ट हुई है इस साल मैराथन में 2022 के जो रिजल्ट है 2023 में आए उसमें। तो अब वो चीजें धीरे धीरे बढ़ने वाली है। 450 हुई है, 400 के 450 400 है। हाँ, तो हम लोग क्या किया कि मैराथन का एक फाइनल स्टेज हम लोग अभी कर ही रहे हैं। मतलब जैसे जो ऐसा एसीपी मिला हुआ है,
तो वो तो कंटिन्यूअसली चलने वाला है और उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से ही होती है। फिर ये जो हमारा 2022-23 में एक हमारा जो मॉडल था वो टॉप 10 स्टेट लेवल पर भी आया था, उसका ये सर्टिफिकेट है। एक हमारा एक तो टॉप 30 में आ ही चुका है, फिर लास्ट ईयर हमारा टॉप 10 में आया था। अभी हमने उसके बाद फिर जो मैंने बताया आपको कोडेबल जो एक इवेंट होता है स्टेम मीडिया की तरफ से होता है, फरवरी में उसका रिजल्ट आया। हमारे यहाँ से पहली बार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 4 टीमें गई थी, 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो 8 बच्चों को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला और स्कूल को मिला एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का था। जब उन्होंने उसको गूगल मैप पर देखा तो देखा कि इतने छोटे स्तर का स्कूल है, जगह भी छोटी है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करके बच्चों ने टाइमलाइन के अंदर वो पूरे सबमिट किए, तो एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड हमारे स्कूल को मिला। चेतन जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे सपोज करिए कि अभी यहाँ पे हम इंचार्ज हैं, तो इटल मंथ हमारे नाम से आएगा, विद्या के नाम से आएगा। आप सपोज करिए मैं चला गया कहीं छोड़ के, कोई और आया, जी जी, बस